नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से दरभंगा लोकसभा सीट और मिथिलांचल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है और विशेष तौर पे दरभंगा से जो शख्स आजकल मीडिया के सुर्खियों में है वो संजय झा जी हैं। आज हमारे साथ संजय झा जी बात करने के लिए हैं और हम तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, वैसे मुझे पता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से इसका जवाब नहीं देंगे, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी संजय झा जी होंगे? देखिए, मैं आपको सही बात बता दूं, क्योंकि आप लोग यंग जर्नलिस्ट हैं, मिथिलांचल से आकर के और काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जी। अच्छा लगता है कि लोग अलग अलग फील्ड में भी जा कर के वहाँ से निकल करके अच्छा काम कर रहे हैं। 19 में क्या होगा दरभंगा में या मिथिलांचल में, ये आज कोई नहीं जानता है। कौन सीट कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट कहाँ से होगा। दो बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एक तो मैं दरभंगा से चुनाव लड़ा 2014 में और मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोट उस समय मिला जब नरेंद्र मोदी जी का ऐसा तूफान था जो देश भर में था। कोई दरभंगा की बात है नहीं। और जो खिलाफ लोग थे, जो नहीं वोट देना चाहते थे मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, वो जा करके फातमी जी को वोट दे आए, आरजेडी को वोट दे आए दरभंगा में। और मैं बीच में त्रिशंकु वाली स्थिति में था उस चुनाव में। अगर विश्लेषण मैं खुद ही करूं तो तब भी 1 लाख से ज़्यादा लोग मुझे वोट दिए उस चुनाव में। तो स्वाभाविक है 1 लाख वोट निकल करके लोग दिए उस तूफान में भी, तो स्वाभाविक है मेरा लगाव उस क्षेत्र से है। मैं 12-13 साल से उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ MP MLA नहीं रहा, कम या ज़्यादा जो भी है मैं काम करने का प्रयास किया हूँ दरभंगा में। तो कल को पार्टी अगर, और हमारे यहाँ सिस्टम एक ही आदमी को तय करना है, नीतीश कुमार जी को, कि कहाँ कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा, तो कहेंगे लड़ने के लिए। बिल्कुल, जो लोग राजनीति करता है सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। जो राजनीति में लोग हैं वो कहेंगे लड़ने के लिए, तो बिल्कुल कोई, हम तो वहाँ काम कर ही रहे हैं। लेकिन कौन सीट कौन लड़ेगा ये तय नहीं है अभी। ठीक है। और उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न है जो सबसे हाईलाइटेड है इस वक्त। आपने एक नेशनल चैनल के कॉन्क्लेव में भी ये बात बोला था, मैंने वो वीडियो देखा पूरा। दरभंगा एयरपोर्ट बहुत दिन से स्थगित है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के कई सारे आंदोलन भी हुए। आपने भी बोला कि आपने भी तमाम मंचों पे इस मुद्दे को उठाया। दूसरे जो आपके विरोधी हैं वो भी बोलते हैं कि उस मुद्दे को, वो उनका ये मुद्दा है, उन्होंने उठाया। तो एक्चुअली मैं दरभंगा एयरपोर्ट में ये नहीं बोलूँगा कि आपने उठाया या किसने उठाया, उससे मिथिलांचल का विकास होगा। आपने उठाया तो कब तक ये मुद्दा, ये एयरपोर्ट बन जाएगा? क्या 2019 के चुनाव से पहले मिथिलावासी को दरभंगा एयरपोर्ट का सौगात मिलेगा? दरभंगा एयरपोर्ट का सौगात मिथिलावासी को मिल चुका है। अब ये तो आप खुद पत्रकार हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये केंद्र ने एयरपोर्ट दिया उड़ान स्कीम में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये स्कीम आया 2016 के अंत में, उससे पहले ये स्कीम था ही नहीं, उड़ान स्कीम। बिहार में कहाँ बनना है, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, भविष्य के लिए भी बता रहा हूँ। बिहार में कहाँ बनना है वो तय करती है बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि वो भागलपुर बनना है, कि नालंदा बनना है, कि टिम्बकटू में बनना है। कहाँ बनना है ये तय करते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लैंड एक्वायर करके देना, बिहार सरकार का भी पैसा लगेगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट अगर बन रहा है वो नीतीश कुमार तय किए कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा, वो कोई और नहीं तय किया बिहार में। और MOU हुआ है, नीतीश कुमार खुद दस्तखत किए। और यहाँ से सिविल एविएशन मिनिस्टर थे गणपति राजू, अब तो नहीं है, TDP वाले, वो गए थे पटना और 2017 में MOU साइन हुआ। जहाँ तक एयरपोर्ट बनने की बात है, जब सरकारी कोई काम होता है तो उसमें 20 एयरफोर्स बेस है, तो उसका एक लिमिटेशन है, बहुत सारा उसमें परमिशंस चाहिए। हम लोग तो उठाते ही रहे। नीतीश कुमार बनाए हैं दरभंगा में, स्वाभाविक है हम लोग भी चर्चा किए ही होंगे उनसे ना, कि दरभंगा बनना चाहिए। इतना तो बनता ही है, उनसे बात किए होंगे दरभंगा होना चाहिए। और उनका मन था, दरभंगा हुआ। यहीं ताल कटोरा में आए थे दिसंबर में, अखिल भारतीय मिथिला सम्मेलन, वहाँ मंच से मैथिली में बोले और वहाँ से घोषणा की कि भाई जल्दी ही दरभंगा से आप दिल्ली उड़ के आइएगा। सारी दो टेंडर कोई लिया ही नहीं, एक टेंडर में 40% ज़्यादा ले लिया। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग, क्योंकि नीतीश कुमार का सेक्रेटेरिएट, यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर सब लोग फॉलो कर रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट को। और तब जा करके
कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है। और लास्ट परमिशन था जो वहाँ वर्किंग परमिशन चाहिए था एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयरफोर्स के बेस में आप ऐसे तो नहीं घुस सकते हैं ना, नॉर्मल एयरपोर्ट रहता जरूरत नहीं था। तो फाइनल परमिशन 29 अक्टूबर को मिला, 28 से 29 अक्टूबर को। अब इसी मंथ में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें होना क्या है कि रनवे का स्ट्रेंथनिंग होना, रनवे पुराना है, अभी छोटा प्लेन लैंड कर सकता है, ये स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा तो जो एयरबस 320 है या बड़ा प्लेन जो होता है 180 सीटर है और उससे ऊपर, वो लैंड कर सकता है। 8,000 स्क्वायर फीट उसका रनवे है, पटना का 5,000 है और दरभंगा का 8,000 है स्क्वायर फीट रनवे। वो स्ट्रेंथनिंग होना है। दूसरा काम होना है कि टर्मिनल बिल्डिंग बनना, जहां आप जाते हैं, जहां टिकट लेते हैं, वेटिंग एरिया होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, तो वो तो टाइम लगेगा। तो वो पोटा केबिन से टेम्पररी बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का मिला है। 5 साल के अंदर नया टर्मिनल बिल्डिंग बना लेना पड़ेगा। और उसका जो पाथवे है, जो सिक्योरिटी जो भी है, तो ये सारा चीज़ मैं, क्योंकि आपके चैनल में मैं ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ बोल दूं और वो बात गलत हो, हम लोगों को लगता है कि ये जा करके जून जुलाई तक पूरा होगा। चलिए, मतलब अल्टीमेट ये कहा जा सकता है कि मिथिलावासी अगले छठ पूजा जो है वो हवाई यात्रा करके अगले छठ पूजा मिथिला में मना सकते हैं। 100% बिल्कुल आपने कहा। 2019 में वहाँ से प्लेन उड़ेगा। चलिए, एक आपके ही क्षेत्र से मैं सवाल लेता हूं। पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद तस्वीर आई DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। वहां पर एक बच्चे को चूहे ने कुतर दिया, नवजात शिशु को, और उसकी मृत्यु हो गई। DMCH की हालात, लगभग पूरे मिथिलांचल क्षेत्र से लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं। एक तरीके से मिथिला की राजधानी कहते हैं उसको। अभी हाल में खबर आई थी कि एम्स में उसको तब्दील किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है या प्रस्ताव भेजा गया है। कैसे सुधरेगी वहाँ की हालात? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है। और अगर आने वाले समय में अगर आप वहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो क्या प्लान है आपका? नहीं, DMCH में आप सही कह रहे हैं। DMCH में लोग नेपाल तक से आके ट्रीटमेंट कराते थे। मिथिलांचल तो था ही, और स्थिति सुधारने का कोशिश भी किया जा रहा है। बहुत सारा फंड भी दिया गया है। और मैंने स्वास्थ्य मंत्री का बयान देखा था। अभी वो जांच चल ही रहा है। अभी कंक्लूड शायद नहीं हुआ है कि किस वजह से उसका डेथ हुआ। मुझे नहीं पता, ये बात जरूर मीडिया में आई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का आया कोई और वजह बता रहे थे। अब प्रॉब्ली कोई जांच चल रहा है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट का अभी स्कोप है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो हम लोग भी सरकार में इस बात को, जो भी हम लोग की स्थिति जो भी रहेगा, उसमें जरूर बात को उठाते रहें। मिथिला में लगातार अभी जिस तरीके से गुजरात में देखा गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को मारा पीटा गया, बिहार में सबसे ज़्यादा जो पलायन होता है वो मिथिलांचल क्षेत्र से होता है। नीतीश कुमार, जो मिथिला के लोग हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया, बिहार के दूसरे तमाम हिस्सों का विकास किया। आप नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं, तो इसलिए आपसे जाहिर सी बात है ये सवाल बनता है। और मिथिलांचल के जनप्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो मिथिलांचल का पलायन कैसे रुकेगा? वहाँ पे उद्योग कैसे आएगा? 2 बात मैं बता दूं। अगर बिहार में काम हुआ है, आप लोग तो यंग लोग हैं, 2005 से पहले का बिहार जो लोग एक्चुअली में देखा होगा, या जो बिहार के लोग बाहर भी रहे, उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि बिहार का परसेप्शन कैसा था 2005 से पहले। तो आज अगर कनेक्टिविटी में, तो मिथिलांचल में भी रोड बना है ना, आज मिथिलांचल में भी 24 घंटा बिजली मिल रहा है ना, मिथिलांचल में भी लड़की को साइकिल मिला ना। ये तो एरिया डिवाइड नहीं किया गया। और आज जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, आज दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है ना, आप एम्स की बात कर रहे थे। पटना के बाद दूसरा एम्स बिहार को मिला 2015 के बजट में, जब अरुण जेटली जी बजट पेश किए। और ये बिहार सरकार को तय करना है, नीतीश कुमार को तय करना है कि एम्स कहाँ बनेगा। और नीतीश कुमार जी अभी तो प्रक्रिया में है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में तय हुआ है, अभी कैबिनेट वगैरह में शायद जाएगा। दरभंगा में DMCH को ही अपग्रेड करके एम्स बनाया जाए। DMCH के पास 238 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देना। तो मुझे लगता है कि इसका एक ही फॉर्मूला है, जब तक इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं आएगा तब तक मिथिलांचल का कल्याण नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएं? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। कोई प्राइवेट आदमी जाकर क्यों लगाएगा आपके यहाँ? जाकर लगाएगा, वो तो नोएडा में लगाएगा, वो गुड़गांव में लगाएगा। तो वो सरकार का जो एक होता है, अंग्रेजी में कहते हैं बिग पुश, कि एक बड़ा पुश आप दीजिए। मैं हमेशा बोला कि डेवलपमेंट काउंसिल बने, जो भी उसका नाम हो, कोई फार्मूला हो, जो मिथिलांचल को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए
मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 30-40 हज़ार 50 हज़ार करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तभी ये माइग्रेशन रुकेगा। अब वो कैश की बात नहीं मत दीजिए, जैसे एम्स बन रहा है, रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगे, कोई पावर से रिलेटेड बड़ा प्रोजेक्ट लगे, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने, कोई स्किल ट्रेनिंग का बड़ा यूनिवर्सिटी बने, ऐसा जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उसी से आपको ये जो 5-7 प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये पॉसिबल है, उसी से आप देखिएगा कि पूरा चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। उसी से रिलेटेड फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ तो जुड़ा। अगर एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ हज़ारों लोग बाहर में बिजनेस भी करेंगे ना, टैक्सी भी चलाएंगे, बस भी चलाएंगे, होटल भी कल खुलेगा, कोई रात में आ रहा है उसको रुकना भी होगा। ये तो चेन इफेक्ट है जो इकोनॉमिक्स जानते हैं कि इससे चेन इफेक्ट होगा। कल कोई एम्स खुलता है तो ट्रीटमेंट तो होगा ही, लेकिन उससे रिलेटेड इतने लोग जब दरभंगा में आएंगे तो बहुत सारा आपको होटल भी चाहिए, बहुत सारा आपको व्हीकल भी चाहिए, तो ये कनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो जैसे ही ये बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो चीज़ें बदलना शुरू होगा, और उसी दिशा में ये एयरपोर्ट बनना, ये एम्स होना, या मुझे लगता है कि स्किल यूनिवर्सिटी, क्योंकि इतने सारे धान काटने के लिए भी लोग पंजाब चला जाता है उस मिथिलांचल से, तो स्किल यूनिवर्सिटी की मुझे लगता है इसके बाद कोई एक चीज़ की ज़रूरत है, तो एक बड़ा स्किल यूनिवर्सिटी वहाँ बनना चाहिए। तो आप ये वादा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब आप जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे अगर, तो 2019 में, तो सरकार के सामने दोनों ही, केंद्र में भी आपकी ही सरकार है, आपके सहयोग से सरकार, और बिहार में तो नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की डिमांड रखेंगे आप? बिल्कुल मैं डिमांड रखूँगा, मैं, क्योंकि सिर्फ दरभंगा के को सुविधा देने से मिथिलांचल का सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, दरभंगा में फैसिलिटीज़ अगर आती है, एयरपोर्ट आता है, तो पूरे मिथिला को इफेक्ट करेगा, वो पूरे मिथिला को अपने साथ खींच के विकास की ओर ले जाएगा। दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा, मुझे अपना गांव जाना हो तो मैं 50 मिनट में 1 घंटे में उस एयरपोर्ट से जा सकता हूँ। कोई दरभंगा का आदमी लहरियासराय जाना चाहेगा, उसको भी 1 घंटा लगेगा। हमको अपने गांव जाना होगा तो हमको भी 1 घंटा लगेगा। तो एयरपोर्ट कोई दरभंगा शहर का ही चीज़ नहीं है या जिला का नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट वो 12, 14, 15 जिला जो नॉर्थ बिहार है, मुजफ्फरपुर, कोई जाना चाहे मुजफ्फरपुर दरभंगा से तो 1 घंटा में, 1.25 घंटा में पहुंच जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट से। वो पटना क्यों लैंड करेगा? मोतिहारी जाना चाहेगा, कोई समस्तीपुर जाना चाहे, बेगूसराय जाना चाहेगा, मधुबनी, नेपाल, सुपौल, सहरसा, इस पूरा बेल्ट का एयरपोर्ट होगा। तो वो तो दरभंगा मेरा मैं तो बोलना शुरू किया हूँ कि भाई कल्चरल कैपिटल है वो बिहार का, वो सांस्कृतिक राजधानी है दरभंगा पूरे मिथिलांचल का। जैसे मैसूर है ना कर्नाटक में, मैंगलोर राजधानी है लेकिन कल्चरल कैपिटल मैसूर है, ऐसे दरभंगा वो कल्चरल कैपिटल है। अब पुराना ग्लोरी दरभंगा को मिलेगा जो दरभंगा का इतिहास रहा है। तो ये थे मेरे साथ जेडीयू नेता संजय झा जी, जिनका ये कहना है कि दरभंगा एयरपोर्ट से, दरभंगा एम्स से सिर्फ दरभंगा के नहीं समूचे मिथिलांचल का विकास होगा आने वाले समय में। और मिथिला की विकास की बात वो इसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों उठाया है, इसी तरीके से वो केंद्र सरकार के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।